नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंदन शर्मा। आज छुट्टी का दिन है, विशेष दिन है। हमेशा की तरह आज शनिवार होने की वजह से हम कुछ अलग विषय पे मार्केट से हटके उस पे हम चर्चा करते हैं। आज 19 तारीख के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो इंडियन इकोनॉमी है और जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्या इमेज है आज की तारीख में पूरे विश्व में। मैं आपको इतना दोहराना चाहूँगा, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी 100% श्योर नहीं होती है। सभी में अच्छाई भी होती है और बुराई भी, मतलब बुरे पॉइंट भी होते हैं। हमको हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देना है, बुराई पे हमको चर्चा करके हमको अपना समय व्यय नहीं करना है, क्योंकि ये एक हकीकत है। और जो ज़्यादा लोगों का रुझान है, बहुत बड़े बड़े जो विश्व के बहुत बड़े बड़े पद के ऊपर बैठे हुए, जब वो किसी चीज़ के बारे में अगर बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें कुछ तथ्य है, ये बातों के अंदर कुछ हकीकत है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अभी यूएनएससी का एक मीटिंग हुआ था, आपको मालूम है, रशिया और यूक्रेन को लेकर के, जो आज 22-23 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अंदर आपको मैं बोलना चाहूँगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया और ये दबाव बनाया गया इंडिया के ऊपर कि आप इसके अंदर शामिल होकर के और रशिया के अगेंस्ट में जा कर के जो प्रतिबंध की है बात चल रही है उसमें आप भी शामिल हो। दूसरा ये भी बात लगाई गई, जब ये बात मार्केट में आई कि जब रशिया ने इंडिया को प्रपोज किया, मतलब एक प्रस्ताव रखा, कि जब वो प्रस्ताव क्यों रखा होगा ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो जान रहे थे कि पूरे विश्व में इंडिया हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, हमारा पक्ष ले रहा है उसी की बदौलत। और पक्ष लेना कोई गलत नहीं है, उसके ऊपर भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि ये पक्ष लेना सही है या गलत है, उस पर हम लास्ट में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो क्रूड ऑयल आपको 130, 32, 138, 140 के करीब पहुंचा था, तब उन्होंने बोला था हम आपको 30-35% या 40% कम रेट पे आपको क्रूड देने के लिए तैयार है। लेकिन तभी भी हमारी जो कंट्री है उसके नुमाइंदे हैं, उन्होंने उसमें भाग लेने से इनकार किया, उसमें वोटिंग भी नहीं किया और उसमें वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल रहे मतलब उन्होंने न किसी के लिए खराब बोला न किसी के लिए अच्छा बोला, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है 2 लाइन के अंदर कि ये युद्ध के खिलाफ है, हम इसको चर्चा करके या बायलिटरल रिलेशन से ही समाप्त करना चाहिए या इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन बार बार जो यूएसए था और जो ये नाटो की टीम थी वो बार बार दबाव बना रही थी, और उन्होंने यहाँ तक भी मैसेज आया था कि अगर आपने ऑयल लिया तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, इतना बड़ा सुपर पावर जब यूएसए ना बोल रहा है, फिर भी इंडिया ने अपना पक्ष रखते हुए, किसी का दबाव में नहीं आते हुए, ये गवर्नमेंट ने जो 70 साल की हमारी हिस्ट्री बोल रही है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। करने न करने की बात तो बहुत दूर की है, ऐसा सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अब इंडिया ये पोजीशन में आ गया है कि वो अपने डिसीजन, अपने हित के खातिर, मतलब अपने हित के खातिर वो डिसीजन ले रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है पूरे विश्व के इन्वेस्टर को। क्योंकि मैं जो भी चर्चा करता हूँ, जो भी बात करता हूँ, उसका मेन केंद्र बिंदु हमेशा मार्केट ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यही बोलता हूँ, ये पूरे विश्व में। और इतना होने के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीएसयू है, उसने 3 मिलियन से भी ज़्यादा, 3 मिलियन पॉइंट 10, मतलब अब 3 मिलियन मतलब 30 लाख बैरल उन्होंने परचेज का डील किया, साइन किया। उसमें से आपको मैं बोलना चाहूँगा उसके अंदर ईरान भी है, उसके अंदर आपको बोलना चाहूँगा रशिया भी है। और दूसरा यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब नाटो और यूएसए इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे थे, तब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये बात इससे संलग्न है, इससे जुड़ी हुई है, कि ये किस तरीके से पक्षपात कर रहे हैं पूरे विश्व में। जो कंट्री कमज़ोर है उसको दबाया जाता है, और ये संसार का नियम भी ऐसा ही है। तो जब ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे,
तब आप अगर देखेंगे तो ये बात को लगभग 6 महीने 8 महीने 1 साल के करीब होने आया है। तब चाइना ने जाकर के उनसे 25 साल का, हम तो दो एक दफ़े अभी पहला ही डील हुआ है, और उन्होंने तो 25 साल का डील किया था, और उनके जो पूरे रिस्ट्रिक्शन थे उसको तोड़ते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 25 साल का डील करके एकदम लोअर रेट के ऊपर ईरान से उन्होंने ऑयल परचेज किया, और अभी भी वो परचेज कर रहे हैं। उनका रूट भी उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वही रूट से वो काम कर रहे हैं, तब भी ये नाटो और ये यूएसओ कुछ भी नहीं कर सके। कहने का मतलब मेरा इतना ही है, इनका दबदबा धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है, और ये बात इंडिया भली भांति समझ रहा है, और इंडिया के अभी कुछ टाइम के अंदर जो डिसीजन है वो बहुत ही सराहनीय है। नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉजिटिव साइन को देखिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से, और इतना भी बताना चाहूँगा कि बायलिटरल जो द्विपक्षीय निर्णय होते हैं और इस टाइप के जो निर्णय होते हैं, ये बहुत ही सामान्य नहीं है। ये किसी कॉमन मैन के लिए ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव संलग्न होती है, जुड़ी हुई होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज रखना, मतलब रिक्वायरमेंट होती है, इसकी ज़रूरत होती है, तब आदमी ऐसा डिसीजन ले सकता है। आप सोचिए, उसके अंदर मैं आपको कौन कौन की भूमिका है बताऊंगा। आईओसी के चीफ, उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी कुमार, और आपको बोलूँगा ये सभी मिलकर के जो काम कर रहे हैं अभी, उसका पूरा विश्व गुणगान गा रहा है। ये पॉइंट से मैं आपको ये कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि इंडिया की स्ट्रेंथ आज की तारीख में, और इतना होने के बावजूद भी खाली इतना ही बोला है यूएसए कि हम इस बात को हिस्ट्री में दर्ज करेंगे। ये बात उन्होंने बोला, अब तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अगर यही काम कोई दूसरी कंट्री करती तो वो 100% रिस्ट्रिक्शन डालते, लेकिन अब यूएसए हमारी स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति को पहचान चुका है, और वो ऐसा नहीं करेगा। उसका मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूँ। अभी पिछले जब 3 दिन हुए हैं, 3 दिन से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो आपको ये जो अपने चाइना है, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री मैं आपको बोलना चाहूँगा वांग वी, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसका पूरा विश्व में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने सुना है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उसका ब्लूमबर्ग के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, उसका डिस्कशन सुन सकते हैं, उसके बाद में राइट्स के अंदर, उसके बाद में मिंट के अंदर, अल जजीरा के अंदर, सीएनए के अंदर, सभी जगह बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उसके अंदर ये पॉइंट आज डिस्कस हो रहा है कि इंडिया का दर्जा देखो आप। इंडिया यूएसए के सामने, हमने कोई किसी से फाइट नहीं किया है, किसी को कोई बुरा नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए क्लियर कट अपना व्यू जो था वो अपने कंट्री के हित में, उनके फ़ायदे के लिए, कंट्री के फ़ायदे के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया है, और उसकी बदौलत ही आज पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है। मतलब 130 करोड़ जो जनता है वो आज की तारीख में बहुत समझ रही है सब कुछ चीज़। उसका हमको रिजल्ट में भी दिखा है, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है उसमें भी हमको जनता का व्यू दिखा है। उसके बाद में एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला वांग भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्री चाइना जैसी कंट्री के, तो इसमें से भी बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, फूमियो किशिदा, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी एक चर्चा का विषय बना है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ समथिंग आर कुकिंग बिहाइंड दिस टू मैटर माय डियर। रशिया और यूक्रेन के अंदर इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने अच्छे बायलैटरल रिलेशन है रशिया से, और रशिया हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, उसमें वो हमारे लिए कहीं पे भी खड़ा रहेगा डिफेंस साइड से। तो अभी इंडिया दोनों पक्षों के बीच में एक न्यूट्रल डिसीजन लेते हुए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है उन्हें पूरे विश्व के सामने, और पूरा विश्व यही बात कर रहा है कि इंडिया का आज की तारीख में यूएसए से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, और डोनाल्ड ट्रंप थे तब तो बहुत ही अच्छा था, जॉय बाइडेन आने के बाद में खराब नहीं हुए, लेकिन एक अलग मैटर है वो, मतलब वो कलर नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन फिर भी आज वो हमारे प्रति, मतलब इंडिया के प्रति वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ले सक रहा है। चाहे हमने S-400 खरीदे हुए रशिया से, उसके बाद में S-500 की बात हुई, उसके अलावा और भी डिफेंस के हमने जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसके अंदर वो सिर्फ हमको सिर्फ यही बोलता रहा कि आप मत लो, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालें। इससे इंडिया की स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है,
और अभी जब ये आपको मैं बोलूँगा जापान के पीएम यहाँ पे आएंगे किशिदा, तो उसके बाद में कौन कौन से बिजनेस के वो पूरा डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। बिजनेस के बड़े बड़े जो टीम है वो लेकर के आ रहे हैं जापान के, तो ये उनके साथ में डील होगी। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं और ये कौन कौन सा है उसके सब के बारे में मैं आपको अभी चर्चा करता हूँ। तो मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए मेरा खाली मन में यही बात आ रही है जो मैं आपसे शेयर करूँ कि इंडिया को जो आज की तारीख में उसकी स्ट्रेंथ को आप समझिए, और उसमें ये पूरा हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कंट्री के हित में ही काम कर रहे हैं। उसकी बदौलत क्या होगा, उसकी बदौलत ये होगा नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई नई स्कीम निकलेगी, गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव होकर के काम कर रही है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज कल अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो था वो काफ़ी नीचे चले गया था, 94 95 के करीब गया था। अभी 3-4 दिन के बाद में वापस से कोई आउटकम नहीं आया यूक्रेन और रशिया का, तो वापस से 106 160 डॉलर, ये कल की बात बता रहा हूँ, कल जब मैं लाइव देख रहा था तब, मतलब 5-6% वापस से वो बढ़ गया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया पे अभी तक नहीं आया। 130-32 हो गया, तब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन के बाद में अपने टैंक भरवा लिए, पेट्रोल डीजल भरवाया, लेकिन अभी तक भाव बढ़े नहीं है। आप ये सोचिए, थोड़े भाव घटे ही हैं लेकिन बढ़ने का तो नाम भी नहीं है, और आगे भी बढ़ने की संभावना नहीं जताई जा रही है। बहुत से मुद्दे हैं, उसका निराकरण होगा धीरे धीरे। तकलीफ जब जब विश्व में रिवॉल्यूशन आया है तब तक सभी को तकलीफ तो आई है, प्रॉब्लम तो आए हैं, लेकिन उसका सभी कंट्री को साथ में मिल कर के ही सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। और यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और इसके वजह से मैं आपको ये बोलूँगा, ये पूरे विश्व में इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, और उसकी वजह से बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमी की जो साइकिल है वो तेज़ होगी। जैसे चाइना को आप देखिए, चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ 35-40 साल में, उसमें विदेशों के एफआईआई के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही वहाँ पे इतना ग्रोथ हुआ है। तो ये सब इंडिया के अंदर भी हो रहा है और बढ़ेगा, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, और आपको अनुरोध करता हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास में। अगर वो जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से समय नहीं मिला है तो ये सब मैटर को देखते हुए अभी हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, और क्रूड ऑयल के अंदर भी प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं, पेट्रोल में। वो हमारी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो वैसे आरबीआई से थोड़ा ऊपर निकला है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि बियॉन्ड कंट्रोल ना हो। तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा, जो नए आए हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं रोज़ जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके मार्केट में जाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने की संभावना रहती है, और उनके मार्केट की जो रणनीति है वो भी हम सरलता से समझ सकते हैं। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद।